हाय गाइस, वेलकम टू पैनल मीडियम। स्वागत है आपका पैनल मीडियम में। और हम लेकर आए हैं आपके लिए हमारी सीरीज एसएससी सीजीएल प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्यूशन से एक और नया पेपर। तो दोस्तों, आज जो पेपर डिस्कस करने वाले हैं हम वो सीजीएल 2019 प्रीलिम्स का पेपर है। 9 मार्च 2020 आफ्टरनून शिफ्ट में पेपर हुआ था। तो हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में इस पेपर का क्वांट सेक्शन। तो दोस्तों, विदाउट वेस्टिंग द टाइम लेट्स स्टार्ट सॉल्विंग द पेपर। सो पहला क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन कह रहा है द एवरेज ऑफ 4 टर्म्स इज 30 and that of the first term is 1/3 of the sum of the remaining terms. What is the first term? तो फर्स्ट टर्म जो है वो 1/3 ऑफ द सम ऑफ द रिमेनिंग टर्म्स है और एवरेज ऑफ 4 टर्म्स है वो 30 है। मतलब कि आप बोल सकते हैं दोस्तों यहाँ पर कि अगर आप बोलें कि जो आपके 3 टर्म्स हैं उनका सम ऑफ 3 टर्म्स, लास्ट 3 टर्म्स जो हैं वो x है, तो आपको कहा गया है 1/3 ऑफ x जो है फर्स्ट टर्म है। सो 1/3 ऑफ x प्लस x जो है वो हो जाएगा आपका एवरेज जो है, तो उनका 4 टर्म्स का 30 है तो उनका सम हो जाएगा 30 इंटू 4। तो यहाँ से आपको मिल जाएगा दोस्तों 4/3 x की वैल्यू 120। इसे आप फर्दर सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा 30 एंड x की वैल्यू आ गई आपके यहाँ से 90। अगर आपकी x की वैल्यू 90 आ गई तो फर्स्ट टर्म क्या हो जाएगी? फर्स्ट टर्म थी 1/3 टाइम्स ऑफ x। So 1/3 into 90 that will be equals to 30. So first term is 30 यानी कि option A is the correct answer for this question. Now moving to the next question, question number 2. Question number 2 is from DIA. इसमें कहा गया study the following table and answer the question. Expenditure of a company in lakh rupees per annum over the given years. यहाँ पर दिया गया है आपको total expenditure on all the items in 2014 was approximately what percent of the total expenditure in 2018. ये हमसे पूछा गया है। तो 14 ईयर ये रहा और 18 ईयर ये रहा और इसमें एक्सपेंडिचर हुआ है टोटल एंड यहाँ पर एक्सपेंडिचर हुआ है टोटल। तो 14 की अगर हम बात करें तो 284 प्लस 98 प्लस 3 प्लस 23.4 प्लस 74। अब इसे हम ऐड करें अगर तो सबसे पहले यूनिट प्लेस को ऐड कर लेते हैं। 8 प्लस 4 12, 12 प्लस 3 15, 15 प्लस 3 18 एंड 18 प्लस 4 22। सो ये 22 आ गया प्लस। अब टेंस प्लेस को ऐड करें तो 9 8 17, 17 और 2 19, 19 और 7 26, 260 ये आ गया प्लस ये हो गया 100 प्लेस पे 200 प्लस पॉइंट में आपका 4 और है 0.4। अब इसे टोटल करेंगे तो हम ये आ जाएगा 482.4। अब 2018 की अगर हम बात करें तो यहाँ पर दिया गया 425 141 3.96 14.49.4 एंड 108। अगर हम यूनिट प्लेस को ऐड करें तो 5 प्लस 1 6 आ जाएगा, 6 प्लस 3 9 आ जाएगा, 9 प्लस 9 18 आ जाएगा और 18 प्लस 8 हो जाएगा आपका 26। तो ये 26 हो गया प्लस टेंस प्लेस को ऐड करें तो हम 2 प्लस 4 6 हो गया एंड 6 प्लस 4 हो गया आपका 10 एंड 10 प्लस 0 अगेन 10। तो ये हो गया आपका 100 प्लस में आपका 100 प्लेस को ऐड करेंगे तो 4 प्लस 1 5 5 एंड 5 प्लस 1 6। तो 600 ये हो गया दोस्तों प्लस आपका 0.96 और 0.4 अलग से है तो ये होगा आपका टोटल मिलके 1 बना देगा, यानी कि हो गया आपका 700 726 और 727। सॉरी ये 0.4 है दोस्तों, 0.96 नहीं। तो ये हो गया 726 और प्लस ये हो जाएगा आपका 9 4 6 का 6 आ जाएगा और 9 4 आपका 13 आ जाएगा और कैरी ओवर 1.36। तो 727.36 आ गया है। आपको पूछा गया कि 482.4 इज व्हाट परसेंट ऑफ 727.36। अगर आप यहाँ पे ऑप्शन देखो तो एक 65 है, एक 60, एक 68, एक 66.32 है। आपको दोस्तों 66.67% की वैल्यू पता है, यानी कि वो होती है 2/3। अगर आप 727 का 2/3 यानी कि 66.67% निकाल लो और आपको पता लग जाए कि अगर ये इससे बहुत ज़्यादा आ रहा होगा तो आपका ये 68% हो जाएगा, बहुत कम आ रहा होगा तो 60% हो जाएगा, एग्जैक्ट आ रहा होगा तो 66 के आसपास हो जाएगा दोस्तों, ये नहीं तो और थोड़ा सा ही कम आ रहा होगा तो 65 हो जाएगा। तो सबसे पहले हम 2/3 ऑफ 727.36 निकालते हैं। तो ये आ जाएगा आपका दोस्तों 3 2 6 3 4 12 3 2 6 3 4 12 एंड 3 5 15 अप्रॉक्सीमेटली। अगर इसे और मल्टीप्लाई करोगे तो 2 2 4 2 4 8 2 2 4 एंड ये 0.4 था तो ये आ गया आपका 90। तो 484.90 आ रहा है और यहाँ पर हमें मिल रहा है 482.4। तो आप कह सकते हो दोस्तों 66.67% जो है इसका 727 का वो 484.90 है। तो अप्रॉक्सीमेटली 66.36% जो 32% जो है वो आपका 482.4 के आसपास ही होगा दोस्तों। तो आप बोल सकते हो कि ऑप्शन नंबर डी जो होगा वो सबसे क्लोज है इस आंसर के। तो ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। आपको थोड़ा अप्रॉक्सीमेशन करना होगा दोस्तों, तभी आप जो है टाइम बचा पाएंगे अपने पेपर में, नहीं तो नहीं।
तो ये टेक्निक थोड़ी सी यूज़ करना शुरू करिए। आप अभी से हैबिट लाओगे तो आपका अप्रॉक्सीमेशन आप इतना ज़्यादा नहीं करोगे कि आपका ऑप्शन ही चेंज हो जाए। आप अप्रॉक्सीमेशन करो, बहुत ही तरीके से अप्रॉक्सीमेशन करना होता है दोस्तों, ये रिस्की भी हो सकता है, आपका क्वेश्चन गलत करा भी सकता है। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, थर्ड क्वेश्चन इज फ्रॉम टाइम स्पीड डिस्टेंस। इसमें कहा गया अमित ट्रैवल डिस्टेंस ऑफ 50 किलोमीटर इन 9 आवर्स। ही ट्रैवल पार्टली ऑन फुट एट 5 किलोमीटर पर आवर एंड partly by bicycle at 10 km per hour. The distance travel on the bicycle is what? So let's suppose distance of travel on the bicycle is x kilometers and distance kilometer by foot is कितना हो जाएगा, वो 50 माइनस एक्स हो जाएगा क्योंकि टोटल तो डिस्टेंस 50 है। तो अब आपको कहा गया कि इन दोनों को इस तरह से ट्रैवल करने पे, अमित को दो पार्ट्स में ट्रैवल करने पे टोटल 9 आवर्स लगते हैं। तो एक्स अपॉन डिस्टेंस अपॉन स्पीड इज टाइम, तो एक्स अपॉन आपका 10, एक्स हमने माना था दोस्तों बाइसिकल से चलने वाला और 50 माइनस एक्स माना था हमने फुट से चलने वाला, तो अपॉन 5 इन दोनों का एडिशन है आपका 9 आवर्स। अगर हम इसे सॉल्व करें दोस्तों, उसकी जगह अगर आप ऑप्शन रख के देख लो, ऑप्शन ए अगर रखेंगे हम 10 रखेंगे तो 10/10 1 हो जाएगा और 50 माइनस 10 40/5 हो जाएगा आपका 8। तो आपको दिख गया दोस्तों यहाँ पे LHS में जो है 1 + 8 यानी कि 9 बन जा रहा है और आपका RHS में भी 9 आवर्स ही था। तो आप डायरेक्टली बोल सकते हो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। तो ऑप्शन का भी यूज़ करते रहा करो दोस्तों, ऑप्शंस को भी आप डायरेक्टली ऐसे ना हो कि आप पूरा क्वेश्चन सॉल्व करने बैठते हो, वहाँ थ्योरी के नंबर नहीं मिल रहे हैं आपको नंबर मिल रहे हैं सिर्फ सॉल्यूशन के। तो दोस्तों थोड़ा सा दिमाग ओपन रखना है जब भी क्वेश्चंस कर रहे हैं आप। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है आपको when 2 is subtracted from each of the given n numbers, then the sum of the numbers so obtained is 108. When 5 is subtracted from each of them, then the sum of the numbers so obtained is 12. What is the average of the given n numbers? So let's suppose n नंबर्स का एवरेज जो है हमारा x हो जाता है, तो टोटल सम कितना हो जाएगा n नंबर्स का? वो हो जाएगा आपका nx। अब आपको कहा गया कि अगर 2 सब्ट्रैक्ट किया जाए ईच नंबर में से, सो टोटल कितना सब्ट्रैक्ट कर देंगे हम? 2n सब्ट्रैक्ट कर देंगे। सम है हमारे पास nx का और nx में से अगर हमने 2n माइनस कर दिया तो हमारे को मिल रहा है। और सिमिलरली कहा गया कि अगर हम 5 को सब्ट्रैक्ट कर दें ईच ऑफ द m में से, यानी कि nx माइनस 5n कर दें, तो हमें मिल रहा है टोटल सम 12। अगर मैं इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर लूँ तो मैं x की वैल्यू निकाल सकता हूँ इजीली। कैसे दोस्तों? nx यहाँ पर दोनों जगह nx है, तो अगर मैं माइनस प्लस माइनस टोटल फर्स्ट इक्वेशन में सेकंड इक्वेशन में माइनस कर दूँ तो ये कट गया आपका, ये आपका आ गया 3n और ये आपका आ जाएगा दोस्तों 90। तो n की वैल्यू आ गई यहाँ से 30। n की वैल्यू अगर 30 आ गई है तो आप सेकंड इक्वेशन में पुट कर दो n की वैल्यू। ये हो गई आपकी 30x माइनस 150 इक्वल्स टू 12, दैट विल बी इक्वल्स टू 30x इक्वल्स टू 162 एंड x की वैल्यू आ गई यहाँ से 162/30, दैट विल बी इक्वल्स टू 3 पंजे 15 3 चौक 12 यानी कि 5.4। तो x की वैल्यू आ गई है 5.4। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। तो इसी तरह से स्पीड से बढ़ते हुए चलना है दोस्तों क्वेश्चन को सॉल्व करते हुए। अब आपको पता है sin 22 दिखा है और cos 68 दिखा है, तो आपको पता है अगर sin a जो होगा दोस्तों, sin a जो होगा वो cos b के बराबर होगा। कब? जब a प्लस b की वैल्यू अगर 90 डिग्री है तो। और आपको दिख रहा है दोस्तों 22 + 68 90 डिग्री होता है, तो sin 22 विल बी इक्वल टू cos 68, तो ये आपका कट गया। सिमिलरली cot 75 जो होगा आपका वो इक्वल होगा दोस्तों आपके tan 15 के, क्योंकि 75 मतलब यही है सेम, cot a इक्वल्स टू tan b इफ a प्लस b इक्वल्स टू 90 डिग्री, तो cot 75 इक्वल्स टू tan 15 हो जाएगा, ये भी कट गया आपका। सिमिलर वे में अगर आप बात करो यहाँ पे tan 20 की, तो tan 20 को आप लिख सकते हो cot 70, आप लिख सकते हो इसको cot 70। tan 90 माइनस थीटा इज cot थीटा, तो cot 70 लिख सकते हो आप tan 90 माइनस थीटा, यानी कि यहाँ पे लिख सकते हो आप cot 50। अब cot a इंटू tan a जो होता है आपका हमेशा 1 होता है, क्योंकि cot इज इनवर्स, cot इज इक्वल्स टू cot x इक्वल्स टू 1/tan x होता है। तो आप cot 70 से दोस्तों tan 70 काट दो और tan 50 से cot 50 काट दो, बचा आपके पास tan 45। तो यहाँ से बचा आपके पास 2, यहाँ से बचा आपका 2/5 और यहाँ से बचा है आपका 8/5, क्योंकि tan 45 होता है आपका 1। तो यहाँ से इसे सॉल्व कर लेंगे हम, तो ये आ जाएगा आपका 2 - 10/5, दैट विल बी इक्वल्स टू 2 - 2 और ये आपका आ गया फाइनल आंसर 0 ऑप्शन नंबर सी। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 6 में कहा गया है मैन वांटेड टू सेल हिज बैट एट अ डिस्काउंट ऑफ 8%। हिज ब्रदर हु वाज क्रिकेटर वांटेड टू बाय द बैट, सो द मैन सेल्स इट एट द डिस्काउंट ऑफ 10%। इन दिस डील द मैन रिड्यूसेस 70 रुपीज इन प्रॉफिट। व्हाट वाज द मार्केट वैल्यू ऑफ द बैट? तो आपको पता है दोस्तों डिस्काउंट कहाँ पे दिया जाता है? डिस्काउंट हमेशा मार्केट वैल्यू पे ही दिया जाता है। तो हम बोल सकते हैं कि टोटल पहले वो 8% पे बेचना चाह रहा है, 8% डिस्काउंट पे देना चाह रहा था, अब 10% डिस्काउंट पे दे दिया, यानी 10% माइनस 8%,
दैट विल बी इक्वल्स टू 2%। तो 2% डिस्काउंट उसने एक्स्ट्रा दे दिया है और 2% डिस्काउंट एक्स्ट्रा देने की वजह से ही उसको 70 रुपीज़ का प्रॉफिट कम हुआ है। तो 2% की वैल्यू आपकी 70 के इक्वल है, 1% की वैल्यू आपकी 35 के इक्वल हो जाएगी और 100% यानी कि मार्केट वैल्यू 100% ही तो है मार्केट वैल्यू। सो मार्केट वैल्यू इक्वल्स टू 100% की वैल्यू हो जाएगी आपकी 3500 रुपीज़। सो ये ऑप्शन है आपका ऑप्शन नंबर सी। सो ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। 7th क्वेश्चन में क्या कहा गया, नंबर सिस्टम से वेरी इजी क्वेश्चन, 5 डिवाइडेड बाय द इंटीजर एंड द रिमाइंडर इज 2, व्हाट इज द रिमाइंडर इफ 7n इज डिवाइडेड बाय 5। तो मैंने क्या बताया आपको दोस्तों, याद कीजिए, रिमाइंडर ऑफ n अपॉन रिमाइंडर 5 डिवाइडेड द इंटीजर n। तो रिमाइंडर ऑफ n बाई 5 जो होगा वो आपको 2 दे रहा है। तो मैंने क्या बताया था आपको पहले कि आप n को ही 2 मान लीजिए। n को अगर आपने 2 मान लिया तो आपका क्या सेटिस्फाई हो रही है क्वेश्चन, बिल्कुल सेटिस्फाई हो रही है। अब आप कहोगे 7n की बात करेंगे तो हम 7 टू द 14 हो जाएगा और 14 अपॉन अब 5 से डिवाइड करोगे तो आपके पास रिमाइंडर कितना बचेगा दोस्तों, 5 टू द 10 और रिमाइंडर बच गया 4। तो आप बोल सकते हो 7n को जब आप 5 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर 4 बचेगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी है। सो ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। 8th क्वेश्चन इज फ्रॉम टाइम एंड वर्क। इसमें कहा गया ए, बी एंड सी कैन इंडिविजुअली कंप्लीट द टास्क इन 24, 16 एंड 32 डेज इफ ए एंड सी स्टार्ट द वर्क एंड वर्क फॉर 6 days and left, then the number of days required by B to complete the remaining task is what। तो अगर ए और सी 6 दिन तक काम करे और टोटल जितना काम खत्म हुआ है उसमें से जो काम बच जाता है वो बचा हुआ काम बी कितने दिन में काम कंप्लीट कर लेगा वो पूछा गया है। तो ए 24 में, बी 16 में और सी 32 में करता है काम को। ए 24, बी 16, सी 32 में। अब आप एक वर्क को अज्यूम कर लीजिए, वर्क होगा दोस्तों इनका एलसीएम यानी कि 24, 16 और 32 का एलसीएम होता है दोस्तों 96। तो 96 यूनिट्स हमने अगर वर्क को अज्यूम कर लिया है तो हम बोल सकते हैं कि आपका एफिशिएंसी यानी कि 1 डे वर्क जो होगा वो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा वर्क डन अपॉन टाइम टेकन ये रहा आपका 96 अपॉन 24 हो जाएगा आपका 4, 16, 6 96 होता है और 32, 3 96 होता है। अब आपको कहा गया कि ए और सी मिलकर 6 डेज तक काम करते हैं। ए की एफिशिएंसी 4 है यानी वो 4 यूनिट काम करता है एक दिन में और सी 3 यूनिट काम करता है एक दिन में। तो वो टोटल दोनों मिलकर एक दिन में कितना कर लेंगे, वो कर लेंगे 4 + 3 यानी कि 7 यूनिट्स। तो ये ए प्लस सी की कंबाइंड एफिशिएंसी आ गई है। ये एक दिन में 7 यूनिट्स काम कर सकते हैं और 6 दिन में कितना कर लेंगे, 7 × 6 यानी कि 42 यूनिट्स। तो इन लोगों ने 42 काम कर लिया कंप्लीट। तो 42 काम अगर कंप्लीट हो गया है तो रिमेनिंग वर्क कितना बचा, 6 - 2 4, 9 - 5 4, 9 - 4 5। तो 54 यूनिट्स जो है ये रिमेनिंग वर्क हो गया दोस्तों, ये हो गया आपका रिमेनिंग वर्क। अब आपको पता है कि रिमेनिंग वर्क करना किसको है, सिर्फ बी अलोन को, यानी कि बी अलोन रिमेनिंग वर्क कंप्लीट करेगा। तो बी करता कितना काम है एक दिन में 6 यूनिट्स। तो 54/6 यानी कि ये 9 डेज में काम को कंप्लीट कर देगा पूरी तरह से जो बचा हुआ काम है। तो 9 डेज यानी ऑप्शन बी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। 9th क्वेश्चन है आपका सिंप्लीफिकेशन पे बेस्ड, वेरी सिंपल क्वेश्चन दोस्तों। 11 + 11 × 11 - 11 डिवाइड बाई 11। तो बोर्ड मास रूल सबको याद है, 11 डिवाइड मतलब सबसे पहले हम डिवाइड को सॉल्व करेंगे। 11 डिवाइड बाई 11 हो जाएगा आपका, ये हो गया 1। तो ये आ गया आपका 11 + 11 × 11 - 1। अब आप मल्टीप्लाई को सॉल्व करिए, 11 + 121 - 1 और अब सॉल्व कर देंगे हम प्लस को, यानी कि 121 + 11 हो जाएगा आपका 132 - 1 दैट विल बी इक्वल्स टू 131। सो 131 कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए। सो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। 10th क्वेश्चन में क्या कहा गया, अलजेब्रा से क्वेश्चन है दोस्तों, इसको करना कैसे मैं बताता हूँ आपको। ये आपका x + y = 13 दिया है, y + z 15 दिया और ये z + x होगा दोस्तों, z + x = 16 दिया। देन द वैल्यू ऑफ xy + xz अपॉन xyz इज व्हाट, xyz जो है 3 नंबर्स हैं। आपको एक इक्वेशन दिया है x + y = 13, एक दिया इक्वेशन y + z = 15 और एक इक्वेशन दिया है आपको z + x = 16। अगर आप इन तीनों इक्वेशंस को ऐड कर दोगे तो दोस्तों मिलेगा क्या आपको, ट्वाइस ऑफ x + y + z = 16 + 15 हो गया आपका 31, 31 + 13 हो गया आपका 44। तो x + y + z की वैल्यू यहाँ से आ गई आपकी 22। अगर आप इस 4th इक्वेशन में से फर्स्ट इक्वेशन इसे मान लेते हैं, सेकंड इसे और थर्ड इसे, 4th में से फर्स्ट को माइनस कर दोगे तो आपको z की वैल्यू मिल जाएगी जो कि होगी 22 - 13, यानी कि ये हो जाएगी आपकी दोस्तों 9। अब आप 4th में से सेकंड को माइनस कर दो तो आपको x की वैल्यू मिल जाएगी जो कि होगी 22 - 15 यानी कि 7। और अगर आप 4th में थर्ड को माइनस करते हैं तो y की वैल्यू मिल जाएगी जो कि होगी आपकी दोस्तों 6। तो 9, 7, 6 हमें 3 वैल्यूज मिल गए। अब यहाँ पे हम पुट कर देते हैं इन वैल्यूज़ को, x क्या है 7 और y क्या है दोस्तों 6।
प्लस एक्स क्या है 7 और जेड क्या है 9 और अपॉन एक्स वाई जेड यानी कि 7 इंटू 9 इंटू 6। इसे सॉल्व करोगे तो आप 7×6 42 प्लस 9×7 63 अपॉन 9 इंटू 7 इंटू 6, ये आपका आ गया दोस्तों 6+3 + 2 5 और 6+4 10 105 अपॉन 9 इंटू 7 इंटू 6। 7 से डिवाइड कर लीजिए इसे, 7 एकम 7 और 7 पंजे 35 बचेगा। ये हो जाएगा आपका दोस्तों 15 अपॉन 9 इंटू 6 यानी कि 3 3 9 और 3 5 15, यानी आपका आंसर आ गया फाइनल 5/18। तो 5/18 है ऑप्शन नंबर ए। सो ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11th क्वेश्चन में क्या कहा गया, इफ a plus a equals to 2b equals to 8c and a plus b plus c equals to 13, then the value of under root of a square plus b square plus c square upon 2c will be what। तो आपको a b और c का रिलेशन दिया गया है, तो आपको एक इक्वेशन दी गई a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू 13 है। आपको बोला गया a 8c है, a 8c लिख दिया हमने। b कितना है, b है आपका, अगर आप 2 से इसको काटोगे तो ये आपका आ जाएगा 4, b आ गया आपका 4c। b अगर 4c है तो यहाँ पे 4c लिख दीजिए, प्लस c इक्वल्स टू 13 आ गया, 8 4 12 और 1 13, 13c इक्वल्स टू 13 है यहाँ पर, तो c की वैल्यू आपकी 1 आ गई। c की वैल्यू 1 जैसे ही आई आपके पास, आपको a की वैल्यू भी मिल गई। a क्योंकि 8c था तो a 8 हो गया और b आपका 4c था तो b 4 हो गया। अब आपको इस वैल्यू में, इस जो एक्सप्रेशन है उसमें पुट करना है इस वैल्यू को, अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर यानी कि a स्क्वायर यानी 64, 8 का स्क्वायर 64 होता है, b स्क्वायर यानी 4 स्क्वायर 16 प्लस 1 अपॉन 2c, 2 इंटू 1 यानी कि 2c। ये आप इसे सॉल्व करोगे फर्दर तो 64 प्लस 16 हो जाएगा आपका 80 और 80 प्लस 1 81, अंडर रूट ऑफ 81 होता है आपको 9 पता है, तो दोस्तों ये हो गया आपका 9/2। 9/2 आपका आंसर आ गया, 9/2 ऑप्शन नंबर डी है। सो ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12th क्वेश्चन में क्या कहा गया, 12th क्वेश्चन अगेन एक डीआई का क्वेश्चन है दोस्तों। इसमें कहा गया इन विच मंथ कंपनी टू हैव अ कंट्रीब्यूशन ऑफ अप्रोक्सीमेटली 20% इन द टोटल फर्टिलाइजर प्रोडक्शन। तो सबसे पहले तो हमें टोटल फर्टिलाइजर प्रोडक्शन निकालनी पड़ेगी कंपनी 2 की, जो कि है आपकी 180 प्लस 179 प्लस 160 प्लस 167 प्लस 150। ठीक है दोस्तों, इसमें सबसे पहले यूनिट प्लेस ऐड कर देते हैं 9 0 9 7 16 यानी कि टोटल आ गया आपका 16, 8 7 15 15 6 21 21 6 27 और 27 5 32 320, देन 1 + 1 2 2 + 1 3 3 + 1 4 4 + 1 5, तो ये हो गया आपका 500। टोटल आ गया आपका दोस्तों 820 प्लस 16 यानी कि 836। अब 836 टोटल प्रोडक्शन हो गया है फर्टिलाइजर का कंपनी 2 के द्वारा। तो आपको कहा है 20% जो है इसका 20% अप्रॉक्सीमेटली किस मंथ में हुआ है, तो इसका 20% निकाल लेते हैं दोस्तों। 20% कितना होता है, 20% ये होता है 20/100 यानी कि 1/5। तो इसको 5 से डिवाइड कर देते हैं, आपका आ जाएगा 5 1 जा 5 बचा 3 यानी कि 5 6 जा 30 एंड बचा फिर अगेन 3 36 5 7 जा 35 एंड 5 2 जा 10 167.2। तो 167.2 है आपका 20% एग्जैक्टली, बट इसके अप्रॉक्सीमेट जो आंसर है वो आपका 167 है। तो 167 प्रोडक्शन हुआ कौन से मंथ में, अप्रैल में। तो हम बोल सकते हैं अप्रैल इज द मंथ इन विच कंपनी टू हैव अ कंट्रीब्यूशन ऑफ अप्रॉक्सीमेटली 20% इन द टोटल फर्टिलाइजर प्रोडक्शन। नाउ मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13 क्वेश्चन में क्या कहा गया, वेरी रिपीटेटिव क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट और रिपीट होता है दोस्तों ये बहुत ज़्यादा रिपीटेटिव, तो बहुत बड़ी चांस है कि आप दोबारा पेपर देने जाओगे और आपको ये सेम क्वेश्चन मिलेंगे इस टाइप के। तो एक सर्कल है उस जिसमें कॉर्ड पी क्यू और टी एस है, जिसको प्रोड्यूस करके मिलाया गया है पॉइंट आर पे। इफ आर क्यू इक्वल्स टू 14.4, पी क्यू इक्वल्स टू 11.2 एंड एस आर इक्वल्स टू 12.8 सेंटीमीटर, द लेंथ ऑफ कॉर्ड टी एस इज व्हाट। तो आपको कहा गया एक सर्कल है जिसमें दो कॉर्ड्स हैं आपकी, एक कॉर्ड है आपकी पी क्यू और एक कॉर्ड है आपकी टी एस। इन दोनों को प्रोड्यूस किया गया और उसके बाद ये दोनों मिलाई गई आपके पॉइंट आर पे। आपको कहा गया कि आर क्यू की वैल्यू 14.4 है एंड पी क्यू की वैल्यू 11.2 है। आपको बोला गया एस आर इक्वल्स टू 12.8 सेंटीमीटर देन द लेंथ ऑफ द कॉर्ड टी एस, ये टी एस की लेंथ पूछी गई है। तो पावर ऑफ पॉइंट थ्योरम से आपको पता होगा दोस्तों कि आर क्यू इंटू आर पी विल बी इक्वल्स टू आर क्यू इंटू पी आर और आर पी इक्वल्स टू आर एस इंटू आर टी। अब आर क्यू पता है आपको 14.4 है और आर पी कितना हो जाएगा, पी आर कितना हो जाएगा, पी क्यू प्लस क्यू आर यानी कि 11.2 प्लस 14.4। सिमिलरली आर एस जो है आपका वो है 12.8 और आर टी को हम डायरेक्टली एज इट इज आर टी लिख लेते हैं। तो यहाँ से आपका आर टी की वैल्यू आ जाएगी दोस्तों 14.4 इंटू ये आपका आ गया 4 2 6 और 4 और 1 5 और 1 और 1 2 25.6 और ये डिवाइड करेंगे तो आप इसे 12.8। अब आपको पता है दोस्तों 128 का ट्वाइस होता है 256,
तो आप इसको डिवाइड कर दीजिए, आपका 2 आ गया और यहाँ से आ गया आपका आर टी वैल्यू 28.8 सेंटीमीटर। तो आर टी अब हमें पता लग गया, हमें बताना था कि कॉर्ड टी एस की लेंथ कितनी है। तो टी एस विल बी इक्वल्स टू आर टी माइनस आर एस दैट इज इक्वल्स टू 28.8 माइनस 12.8, ये आपका आ गया दोस्तों 16 सेंटीमीटर। और 16 सेंटीमीटर कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर डी। सो ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14th is again a DI question. There is a continuous decrease in production over the month in. तो कंटिन्यूस डिक्रीज जो हुआ है प्रोडक्शन में कौन से कंपनी का हुआ है दोस्तों? ओवर द मंथ्स, जनवरी से फरवरी, फरवरी से मार्च, मार्च से अप्रैल और अप्रैल से मई तक कंटिन्यूस डिक्रीज प्रोडक्शन में कौन सी कंपनी का हुआ है? तो कंपनी 1 से स्टार्ट करते हैं दोस्तों। 327 से 326 हुआ, डिक्रीज हुआ है, बिल्कुल हुआ है। 26 से 20 हुआ, अगेन डिक्रीज हुआ है। 28 से 18 हुआ, अगेन डिक्रीज हुआ है। और 18 से 10 हुआ, अगेन डिक्रीज हुआ है। तो जनवरी से लेकर मई तक कंटिन्यूस डिक्रीज है कंपनी 1 में। तो हम डायरेक्टली लगा सकते हैं कि कंपनी 1 एक ऐसी कंपनी है जिसमें प्रोडक्शन जो है कंटिन्यूस डिक्रीज हो रहा है। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में क्या कहा गया? A wheel covers a distance of 1100 centimeter in one round. The diameter of the wheel is what? तो आपको पता है दोस्तों, एक व्हील जब चलता है, अगर वो इस पॉइंट से चल रहा है तो घूम के टोटल आगे बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा। तो टोटल जितना डिस्टेंस चलेगा एक राउंड में, वो डिस्टेंस होता है उस व्हील के सरकमफ्रेंस के इक्वल, सरकमफ्रेंस के इक्वल। तो सरकमफ्रेंस क्या होता है व्हील का? व्हील यानी सर्कल का 2πr होता है दोस्तों। और 2πr की वैल्यू आपको 1100 सेंटीमीटर दी गई। आपको रेडियस नहीं डायमीटर पूछा है यहाँ पर, तो ध्यान से देखिएगा दोस्तों। 2πr यानी कि 2 × 22/7 × r इक्वल्स टू 1100 सेंटीमीटर हो गया। इसे आप डिवाइड कर लीजिए, आपका आ जाएगा दोस्तों 11 दूनी 22, ये हो गया 100, यानी कि रेडियस आ गया आपका 700/4, यानी कि ये हो गया आपका दोस्तों 25, 25 सत्ते होता है आपका 175। तो यहाँ पर रेडियस आ गया 175 सेंटीमीटर और डायमीटर कितना हो जाएगा 350 सेंटीमीटर। बट यहाँ पे ऑप्शन में कोई भी ऑप्शन में आपका 350 सेंटीमीटर नहीं दिया गया है दोस्तों। तो मैं बोल सकता हूँ कि आपका जो ऑप्शन नंबर सी है 175 सेंटीमीटर, ये तब सही होता है जब आपका यहाँ पे रेडियस पूछा गया था। बट आपको यहाँ पे पूछा गया है डायमीटर, तो आप बोल सकते हो कि आपका कोई भी ऑप्शन जो है सही नहीं है। यानी कि यहाँ पे मार्क्स जो है सबको अवॉर्ड किए जाएंगे, मार्क्स टू बी अवॉर्डेड टू ऑल। तो इस क्वेश्चन में सबको मार्क्स अवॉर्ड हो रहे हैं दोस्तों। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 16 आपका डीआई से बेस्ड है। इसमें कहा गया द फॉलोइंग टेबल शोज द इंपॉर्टेंट एक्सपोर्ट्स इन करोड़ ऑफ अ कंट्री ओवर 4 years 2016 to 2019। इसमें कहा गया द एवरेज ट्रेड बैलेंस इन रुपी करोड़ इज व्हाट? तो ट्रेड बैलेंस होता क्या है दोस्तों? ट्रेड बैलेंस होता है आपका एक्सपोर्ट्स कितना हुआ है और इम्पोर्ट्स कितना हुआ है, यानी कि एक्सपोर्ट माइनस इम्पोर्ट जो हो गया आपका वो ट्रेड बैलेंस हो गया। अब 2016 की बात करें हम, तो एक्सपोर्ट माइनस इम्पोर्ट हो गया आपका 5, सिंपली 5 करोड़। एंड 17 की बात करें तो 150 माइनस 145 आ जाएगा आपका। 2017 की बात करें तो अगेन 5 करोड़ आ गया। 2018 की अगर हम बात करेंगे तो ये 10 करोड़ आ गया। और 2019 की हम बात करेंगे तो 12 करोड़ आ गया। तो टोटल कितना आ गया दोस्तों? 10, 10, 20 और 10, 30 और 2 32, 32 करोड़ जो है आपका ट्रेड बैलेंस आ गया है टोटल। और एवरेज पूछा है हमसे, तो एवरेज हो जाएगा डिवाइड बाई 4, यानी कि जो कि हो गया आपका 8 करोड़। तो 8 करोड़ इज द राइट आंसर, यानी कि ऑप्शन सी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17 क्वेश्चन में क्या कहा गया है? शॉपकीपर बाइज 2 books for ₹300. He sells the first book at a profit of 20% and the second book at a loss of 10%. What is the selling price of the first book if the whole transaction there is no profit no loss? अगर पूरे ट्रांजेक्शन में कोई प्रॉफिट ना हुआ और कोई लॉस ना हुआ हो दोस्तों, तो आपका जो सेलिंग प्राइस था फर्स्ट बुक का वो क्या था, ये पूछा गया आपसे। ठीक है दोस्तों, तो अब आपको बोला क्या गया, लेट सपोज जो कॉस्ट प्राइस था फर्स्ट बुक का कॉस्ट प्राइस x था और सेकेंड बुक का कॉस्ट प्राइस y था। ठीक है दोस्तों, तो अब जो है आपको दिया गया है x प्लस वाई, यानी कि कॉस्ट प्राइस x प्लस वाई जो है वो 300 रुपये में खरीदी है उसने 2 बुक्स, तो x प्लस वाई की वैल्यू 300 है। और साथ में आपको बोला गया है कि अगर आप 20% प्रॉफिट कर दें और एक 10% सेकेंड बुक जो है उस पर लॉस में बेच दें उसको, तो भी आपका जो टोटल प्रॉफिट है या लॉस नहीं होना चाहिए। यानी कि जो 300 रुपये आपने खरीदे थे वो आपका टोटल 300 रुपये ही मिल जाने चाहिए। यानी कि मैं बोल सकता हूँ 20% प्रॉफिट के बाद जो मुझे सेलिंग प्राइस मिलेगा फर्स्ट बुक का वो 1.2x होगा, और जो सेकेंड बुक का सेलिंग प्राइस मिलेगा वो मुझे मिलेगा 0.9y। तो इन दोनों का सम भी 300 होगा दोस्तों। आप यहाँ से इन दोनों इक्वेशंस को इक्वल कर दीजिए, 1.2x प्लस 0.9y इक्वल्स टू x प्लस वाई हो जाएगा यहाँ से।
और ये आपका आ जाएगा दोस्तों 0.2x इक्वल्स टू 0.1y, यानी कि 2x इक्वल्स टू y आ गया यहाँ से। तो मैं बोल सकता हूँ कि y यानी कि सेकंड जो बुक है उसका कॉस्ट प्राइस जो होगा वो ट्वाइस ऑफ द फर्स्ट बुक होगा। अगर मैं कहूँ फर्स्ट बुक का प्राइस कितना हो जाएगा दोस्तों, x प्लस वाई 300 है, तो यहाँ पे अगर आपने y को 2x पुट करा तो x की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से 100 रुपये। तो x यानी कि फर्स्ट बुक का ये क्या आ गया, कॉस्ट प्राइस आ गया। आपको पूछा क्या गया, फर्स्ट बुक का सेलिंग प्राइस, तो सेलिंग प्राइस हो जाएगा इसका 1.2 टाइम्स, 20% प्रॉफिट में बेच रहे हैं ना, 1.2 इंटू 100 दैट विल बी इक्वल्स टू 120 रुपीज़, जो कि आपका ऑप्शन नंबर डी है। सो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18th क्वेश्चन में क्या कहा गया, a certain sum amounts to 280900 in 2 years at 6% per annum, interest compounded annually, the sum is what? So दोस्तों मैं पहले भी बताया आपको, जो आपका अमाउंट में इंक्रीज होता है वो रेट ऑफ इंटरेस्ट पे ही डिपेंड करता है। जितना रेट ऑफ इंटरेस्ट आपका इंक्रीज हो रहा होगा उसी रेशो में आपका अमाउंट भी इंक्रीज होगा। तो 6% की वैल्यू क्या होती है, 6% की वैल्यू होती है 3/50, यानी कि 50 से 53 हो जाएगा एक अमाउंट 1 ईयर में। और अगर हम सेकेंड ईयर की बात करें, तो सेकेंड ईयर की 2 ईयर्स की बात करें, तो ये 50 से 53 तो पहले हो रहा था, फिर उसके ऊपर भी फिर 50 से 53 हो जाएगा, यानी कि 50 का स्क्वायर 2500 से ये हो जाएगा आपका 53 का स्क्वायर। तो 53 का स्क्वायर कैसे निकालेंगे आप, 50 प्लस 3 का होल स्क्वायर निकाल लीजिए, ये हो जाएगा आपका 2500 प्लस 9 प्लस ये हो गया आपका दोस्तों 2 पंजे 10 और 10 या 30, 300, तो ये आपका आ गया 2809, तो 2809 हो गया। तो ये हो गया 2500 से आपका 2809 हो गया है 2809 2 साल में। और आपको कहा क्या गया, 2809 की वैल्यू दी गई है आपको 280900, यानी कि इंटू 100 करोगे तो आप 280900, ये आपका जो है अमाउंट है। तो आपका प्रिंसिपल क्या हो जाएगा, इंटू 100 कर दीजिए दोस्तों, ये हो जाएगा आपका 2500 इंटू 2 जीरो और, तो ये हो गया आपका 2,50,000। तो 2,50,000 यानी ऑप्शन बी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19 क्वेश्चन में क्या कहा गया, तो 19th क्वेश्चन में कहा गया है इफ 5 cot थीटा इक्वल्स टू 3 फाइंड द वैल्यू ऑफ 6 sin थीटा माइनस 3 cos थीटा अपॉन 7 sin थीटा प्लस 3 cos थीटा। तो cot थीटा की वैल्यू यहाँ पर दी गई है आपको 3/5। cot थीटा अगर 3/5 दिया तो cot थीटा होता क्या दोस्तों, cos थीटा अपॉन sin थीटा की वैल्यू होती है 3/5। तो मैं यहाँ से बोल सकता हूँ cos थीटा जो है, क्योंकि दोनों अगर बात करें हम यहाँ पर, अगर हाइपोटेन्यूज से दोनों ऊपर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को दोनों को डिवाइड करते तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो cos थीटा की वैल्यू आ जाएगी यहाँ पे 3/h और sin थीटा की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से 5/h। क्यों करा मैंने ये, cos थीटा होता है दोस्तों बेस अपॉन परपेंडिकुलर, तो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज cos थीटा होता है यहाँ पे, और परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज sin थीटा होता है। तो cos थीटा की वैल्यू 3/h हो गई, sin थीटा की वैल्यू 5/h हो गई। अब इसमें पुट कर देते हैं, ये हो जाएगा आपका 6 इंटू 3/h माइनस 3 इंटू 6 इंटू 5/h माइनस 3 इंटू 3/h अपॉन 7 इंटू 5/h माइनस प्लस 3 इंटू 3/h। h आपका न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में से कट जाएगा, ये आपका आ जाएगा 6 पंजे 30 माइनस 3 3 9 अपॉन 7 पंजे 35 माइनस प्लस 3 3 9, ये आपका आ गया 30 माइनस 9 विल बी 21 अपॉन 35 प्लस 9 हो जाएगा आपका 44। आप इसे थोड़ा सा फर्दर सॉल्व करने की भी जरूरत है नहीं दोस्तों, होगा भी नहीं है। 21/44 आपका ऑप्शन नंबर सी डायरेक्टली दिया हुआ है। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 क्या कह रहा है, 20th क्वेश्चन में कहा गया द वॉल्यूम्स ऑफ the sphere A and the sphere B are in the ratio 125:64. If the sum of the radii of A and B is 36 cm, then the surface area in centimeter square of A is what? तो मैं कह सकता हूँ स्फीयर A की अगर मैं बात करूँ तो इसमें जो रेडियस दी गई है, रेडियस दी गई है आपकी, रेडियस A है लेट सपोज, और स्फीयर B की अगर मैं बात करूँ तो रेडियस B है, RB है। तो RA प्लस RB की वैल्यू मेरे को जो दी गई है ऑप्शन क्वेश्चन में वो 36 सेंटीमीटर दी गई है। ठीक है दोस्तों, सम ऑफ रेडियाई ऑफ ए एंड बी इज 36 सेंटीमीटर, और कहा गया कि इनके वॉल्यूम्स का रेशियो जो है वो 125:64 है। आपको पता है वॉल्यूम ऑफ अ स्फीयर क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर होता है 4/3 पाई आर क्यूब, जिसमें आर होता है आपका रेडियस। तो इनका रेशियो निकाल सकते हैं हम 4/3 पाई आर ए क्यूब अपॉन 4/3 पाई आर बी क्यूब विल बी इक्वल्स टू 125/64। आप यहाँ से इस पार्ट को काट दीजिए, आर ए अपॉन आर बी की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से 5 अपॉन, क्योंकि क्यूब रूट लगाओगे आप यहाँ पे 5/4 आ जाएगी दोस्तों।
5/4 आ गई। अगर ये 5 है, ये 4 यूनिट्स है और ये 5 यूनिट्स है, तो 9 यूनिट्स की वैल्यू आपको 36 दी गई है, 1 यूनिट की वैल्यू 4 हो जाएगी। यानी कि आर ए की वैल्यू हो जाएगी इंटू 4 यानी कि 20 सेंटीमीटर। आर ए 20 सेंटीमीटर हो जाएगा और आर बी हो जाएगा 16 सेंटीमीटर। आपको पूछा गया है सरफेस एरिया ऑफ ए। सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर क्या होता है दोस्तों, 4πr² होता है। तो ये आपका आ जाएगा सरफेस एरिया 4 इंटू 22/7 इंटू 20 दैट विल बी इक्वल्स टू कितना हो गया दोस्तों, पाई में तो दिया ही आपको, तो 22/7 को हम पाई रहने देते हैं। ये हो गया आपका 20 400, 400 इंटू 4 हो गया आपका 1600। तो 1600 पाई जो है आपका इसका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों। तो चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 21 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 21 में कहा गया हमें फाइंड द हाइट ऑफ अ क्यूबॉइड whose volume is 330 सेंटीमीटर क्यूब एंड द बेस एरिया इज 15 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो एक क्यूबॉइड जो है दोस्तों वो एक्चुअली में एक काइंड ऑफ अ प्रिज्म ही है। ठीक है दोस्तों, ये भी काइंड ऑफ अ प्रिज्म ही है। और प्रिज्म का एरिया क्या होता है दोस्तों, प्रिज्म का वॉल्यूम क्या होता है, बेस एरिया इंटू हाइट। और सिमिलरली क्यूबॉइड का वॉल्यूम भी यही होता है, बेस एरिया इंटू हाइट। बेस एरिया दिया गया है आपको 15 सेंटीमीटर स्क्वायर और हाइट कितनी हो जाएगी h। ये टोटल दिया गया आपको 330 सेंटीमीटर इक्वल, तो h की वैल्यू आ गई आपकी 15 दूनी 30 और 15 दूनी 30 यानी कि 22 सेंटीमीटर। 22 सेंटीमीटर यानी ऑप्शन डी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22। 22nd क्वेश्चन में क्या कहा गया, अरेंज द एंगल्स ऑफ द ट्राइंगल फ्रॉम स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट इन द ट्राइंगल वेयर द साइड्स आर ए बी इक्वल टू 7, ए सी इक्वल टू 8 एंड बी सी इक्वल टू 9 सेंटीमीटर। तो एक ट्राइंगल दिया गया आपको, ए बी सी एक ट्राइंगल है दोस्तों, ए बी और सी एक ट्राइंगल है। इसमें कहा गया कि ए बी साइड जो है वो 7 सेंटीमीटर है, ए सी साइड 8 सेंटीमीटर है और बी सी साइड 9 सेंटीमीटर है। ठीक है दोस्तों, अब आपको पूछा गया कि जो एंगल्स हैं वो आपको अरेंज करना है स्मॉल से लेके लार्जेस्ट एंगल तक। तो आपको पता है दोस्तों जो लार्जेस्ट साइड होगी उसके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल यानी कि बी सी साइड के कॉरस्पॉन्डिंग एंगल ए है, तो एंगल ए जो होगा वो लार्जेस्ट होगा। लार्जेस्ट साइड के कॉरस्पॉन्डिंग एंगल लार्जेस्ट होता है। उससे छोटे वाले साइड ये है आपकी 8 सेंटीमीटर, तो ये सेकेंड लार्जेस्ट होगा। और ये जो होगा आपका सबसे छोटी साइड के कॉरस्पॉन्डिंग वो स्मॉलेस्ट होगा। तो आपको स्मॉलेस्ट से लार्जेस्ट की तरफ बढ़ा के दिखाना है दोस्तों। तो सी बी और ए ये हो जाएगा आपका सीक्वेंस, और सी बी ए कौन सा सीक्वेंस है दोस्तों, ये दिया गया है आपको सीक्वेंस ऑप्शन ए में। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23। 23rd क्वेश्चन क्या कह रहा है, 23rd क्वेश्चन में कहा गया आपको if a square plus b square minus c square plus 0 then find the value of twice of a की पावर 6 plus b की पावर 6 minus c की पावर 6 upon thrice of a square b square c square is what। तो मैंने पहले भी बताया आपको दोस्तों कि x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल्स टू 0 होता है अगर, तो आप बोल सकते हैं x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz विल बी इक्वल्स टू 0। ठीक है दोस्तों, तो ये आपका ट्रू रहेगा हमेशा। तो आपको यहाँ पर x की वैल्यू दी गई है a स्क्वायर, y की वैल्यू दी गई है b स्क्वायर और z की वैल्यू दी गई है माइनस सी स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, तो अब आप यहाँ से निकाल सकते हैं बड़े इजीली एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब की वैल्यू कितनी होगी, वो a की पावर 6 हो जाएगा ये, प्लस वाई क्यूब कितना हो जाएगा आपका, वाई क्यूब हो जाएगा आपका दोस्तों b की पावर 6 और जेड क्यूब हो जाएगा आपका माइनस सी स्क्वायर की पावर 3 करेंगे आप, तो ये हो जाएगा आपका माइनस ऑफ c की पावर 6। ये इक्वल टू हो जाएगा आपका 3xyz के 3 इंटू एक्स कितना होगा दोस्तों आपका, ये हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर यानी कि ये हो गया आपका ए स्क्वायर प्लस ओ इंटू बी स्क्वायर हो जाएगा और सी स्क्वायर करेंगे तो हम ये हो जाएगा आपका माइनस सी स्क्वायर यानी कि ये माइनस हो गया दोस्तों। तो आप इसको इक्वल टू ये रख सकते हैं। अगर आप इस एक्सप्रेशन में इसकी वैल्यू पुट करेंगे तो ये होगा 2 इंटू माइनस ऑफ 3 ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर अपॉन 3 ए स्क्वायर बी स्क्वायर और सी स्क्वायर। आप ये पूरा का पूरा काट दीजिए, आपका वैल्यू फाइनल आंसर आएगा -2, जबकि यहाँ पे दिया गया है दोस्तों 2 आंसर। बट तो ये आपका क्वेश्चन गलत है, इसमें सबको मार्क्स मिलेगा दोस्तों। तो आपका -2 आंसर होगा ना कि 2। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 क्या कह रहा है। 24th क्वेश्चन है आपका ट्रिग्नोमेट्री पे बेस्ड क्वेश्चन। इसमें कहा गया वैल्यू ऑफ cosec a प्लस cot a प्लस 1 इंटू cosec a माइनस cot a प्लस 1 माइनस ट्वाइस ऑफ cosec a इज व्हाट। तो आपको यहाँ पे दिख रहा है दोस्तों, ये आपका a मान लो और इसको आप b मान लो, इसको आप a मान लो और इसको b मान लो, तो a प्लस b और a माइनस b का ब्रैकेट में लग चल रहा है। और आपको पता है a प्लस b इंटू a माइनस b होता है आपका a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो यहाँ पर आप डायरेक्टली पुट कर सकते हैं a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, तो ये हो जाएगा आपका cosec a प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस cot a का होल स्क्वायर और ये आपका माइनस ट्वाइस ऑफ cosec a तो चल ही रहा है। इसे आप फर्दर सॉल्व कर लीजिए, हो जाएगा आपका cosec स्क्वायर a प्लस 1 प्लस ट्वाइस ऑफ cosec a
माइनस ट्वाइस ऑफ कॉसेक ए, कॉसेक ए से ट्वाइस ऑफ कॉसेक ए से ट्वाइस ऑफ कॉसेक ए कट गया, ये आपका बचा दोस्तों। और साथ में ये आपका क्या था, कॉट स्क्वायर ए और भी है यहाँ पर, तो कॉट स्क्वायर ए अगर और भी है दोस्तों तो इसको और लिख लीजिए माइनस कॉट स्क्वायर ए। तो आपको पता है दोस्तों कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए क्या होता है, कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए 1 होता है, तो 1 + 1 आपका यहाँ से फाइनल आंसर 2 आ गया है, तो 2 है आपका ऑप्शन नंबर सी। तो ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन एंड द फाइनल क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो एनालाइजर दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 25 क्वेश्चन दोस्तों अच्छा क्वेश्चन है, बट इसको करना कैसे है बहुत ही इजी वे में बताऊंगा, कुछ क्वेश्चन में बचेगा ही नहीं, बस एक कॉन्सेप्ट समझिएगा ध्यान से। अब सब पेन रख दीजिए अपने और बताता हूँ कि कैसे सॉल्व करना है। इससे पहले क्वेश्चन को पढ़ते हैं। क्वेश्चन है क्या, ए ट्रेन एक्स ट्रैवलिंग एट 60 km/h ओवरटेक्स अनदर ट्रेन वाई 225 मीटर लॉन्ग एंड completely passes it in 72 seconds. If the trains had been going in the opposite directions, they would have passed each other in 18 seconds. The length of x and the speed of y are respectively. तो यहाँ पर आपको क्या कहा गया, अगर एक ट्रेन L1 लेंथ की और एक ट्रेन L2 लेंथ की अगर अपोजिट डायरेक्शन में चलती हैं दोस्तों, पहले सेम डायरेक्शन की बात करते हैं क्योंकि इन्होंने सेम कहा है, अगर सेम डायरेक्शन में चलती हैं तो इन दोनों को एक दूसरे को क्रॉस करना होगा, तो इन्हें टोटल डिस्टेंस जो कवर करना होगा वो L2 + L1 होगा। यानी कि इन दोनों को एक दूसरे को, अगर ये यहाँ इस एंड पे आ जाए और इसके बाद L1 लेंथ वाली, इसके बाद अगर ये पूरा क्रॉस करना चाहती है तो क्रॉस करना तभी माना जाएगा जब वो पूरा डिस्टेंस L2 + L1 कवर कर लेगी। सिमिलर वे में अगर आप अपोजिट डायरेक्शन में दो ट्रेन आ रही हैं और ट्रेन यहाँ पर पहुँच जाए एकदम जस्ट, और इन्हें कहा जाए कि क्रॉस करना कब माना जाएगा कि ये क्रॉस कर गई एक दूसरे को, तो जब ये पूरा डिस्टेंस L1 + L2 चल देंगी। तो दोनों ही केस में डिस्टेंस जो है वो सेम है। अगर डिस्टेंस सेम है यानी कि डिस्टेंस आपको पता है स्पीड इनटू टाइम होता है, अगर डिस्टेंस कांस्टेंट है तो स्पीड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम हो जाती है। यहाँ पे दिया गया कि फर्स्ट केस में आप 72 सेकंड्स में जा रहे हो और दूसरे केस में 18 सेकंड्स में, तो जो टाइम का रेशो होगा वो स्पीड के रेशो के इन्वर्स होगा, यानी कि टाइम का रेशो दिया गया है 72/18, तो स्पीड का रेशो हो जाएगा दोस्तों 18/72, यानी कि 9 दूनी 18 और 9 8 72 और 1/4, तो स्पीड का रेशो आ गया 1/4। अब आपको पता है दोस्तों स्पीड 1/4 आई कब है, 1 आई है उस केस में जब आप सेम डायरेक्शन में जा रहे थे, और 4 आई है तब जब आप अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे थे। तो अपोजिट डायरेक्शन में रिलेटिव स्पीड क्या होती है दोस्तों, रिलेटिव स्पीड ऐड हो जाती है और सेम डायरेक्शन में आने पर रिलेटिव स्पीड माइनस हो जाएगी। यानी कि 60 km/h एक्स की स्पीड थी तो ये हो जाएगी आपकी 60 - y और ये हो जाएगा आपका 60 + y। अब आपको दिया गया है 60 + y की वैल्यू 4a, ए मान लेते हैं कांस्टेंट, और 60 - y की वैल्यू दी गई है आपको a। आप इनको ऐड कर दीजिए तो आ जाएगा 120a = 5a। a की वैल्यू यहाँ से आ गई दोस्तों आपको 5 दूनी 10 और 5 चौक 20 24। अब आपको a की वैल्यू मिल गई तो आप इस सेकंड इक्वेशन में जो है a की वैल्यू पुट कर दीजिए, ये आपका आ जाएगा 60 - y = 24। y की वैल्यू यहाँ से आ गई आपकी दोस्तों 36 km/h। अब आपको y की स्पीड पूछी गई थी तो y की स्पीड 36 है और ये सिर्फ एक ही ऑप्शन में दिया गया है, दूसरी चीज़ चेक करने की जरूरत ही नहीं थी आपको। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। कैसे करना था आपको, 18/72 यानी 1/4 हो गया दोस्तों। 1/4 हुआ अगर स्पीड का रेशो, तो आप डायरेक्टली 60 - y और 60 + y से जो है कंपेयर करके आप बता सकते हो कि दोनों टोटल हैं कितने। एक और तरीके से कर सकते थे, आप इन दोनों को ऐड कर दोगे तो 5 यूनिट्स की वैल्यू 120 आ जाएगी, 1 यूनिट की वैल्यू 24 आ जाएगी, यहाँ से आ जाएगी और यहाँ से एक वैल्यू आ जाएगी और उसके बाद आप निकाल लीजिए। तो इसी के साथ दोस्तों पूरा का पूरा जो पेपर था आपका उसकी एनालिसिस कंप्लीट हो जाती है यहाँ पर। तो हमने एक एक क्वेश्चन को बड़े डिटेल में समझाया है यहाँ पर। आई होप आपको सारे क्वेश्चंस क्लियर हो गए होंगे। अगर आपको फिर भी कोई डाउट रह जाता है तो दोस्तों आप हमें कमेंट सेक्शन में जाके बता सकते हैं एंड आपकी क्वारीज को, सारे क्वारीज को क्लियर किया जाएगा दोस्तों। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू एंड टेक केयर।